हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 23 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम टॉप 10 करंट अफेयर को कवर करेंगे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में उन टॉप 10 करंट अफेयर के जितने भी रिलेटेड जीके स्टैटिक पॉइंट्स हैं उन्हें भी कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमेशा डेट बेस्ड होता है। फर्स्ट जो करंट अफेयर टॉपिक है डेट से रिलेटेड होता है, क्योंकि डेट के रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में 23 अगस्त को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। भारत सरकार द्वारा पिछले साल से हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इस बार के अंतरिक्ष दिवस की थीम देश के युवाओं में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाना है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड जीके स्टैटिक पॉइंट्स कवर करेंगे। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है तो आपको याद रखनी है। तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। चंद्रयान 3 को 23 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3-M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था, उसे ऐतिहासिक स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 के क्रैश साइट का नाम प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा पॉइंट घोषित किया गया था। भारत के पहले उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट थे, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत के मून मैन के रूप में माइला स्वामी अन्नादुरै को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मून मैन, हु इज द मून मैन ऑफ इंडिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, या भारत का मून मैन किसे कहा जाता है, तो माइला स्वामी अन्नादुरै को कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती पर ही शांति स्वरूप भट्टा पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष नीति यानी इंडियन स्पेस पॉलिसी निजी कंपनियों को स्पेस सेक्टर में निवेश करने की पूरी छूट देती है। अगला जो हमारा करंट अफेयर टॉपिक है वो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीमा सुरक्षा बल का जो नया महानिदेशक है वो दलजीत सिंह चौधरी को चुना गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो भारत की पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा संभालेंगे। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स माना जाता है। यह नियुक्ति गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की फुल फॉर्म याद रखना आपको, सीमा सुरक्षा बल है। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1965 यानी 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। बीएसएफ का प्रसिद्ध मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। भारत के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं, यानी जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करते हैं। भारत म्यांमार सीमा की जो सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी जो है वो असम राइफल्स के पास है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि दो देशों के बीच में कौन सी जो राइफल्स है या फिर जो कौन सी पुलिस है जो वहां पर सुरक्षा रखती है, तो भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स करते हैं। वहीं भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वहां पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस तैनात रहती है। इसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। मुख्य जो हाईवे अड्डों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा का जिम्मा जो है सीआईएसएफ के पास होता है। वहीं आईपीएस अधिकारी का चयन जो है वो संघ लोक सेवा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए होता है।
किसी भी देश की भौगोलिक सीमा की सुरक्षा उनकी सॉवरेनिटी की सबसे पहली शर्त है। अर्धसैनिक बलों की प्रमुख का चयन जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। हमेशा याद रखना, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके जो प्रमुख होंगे उसका जो चयन है वो हमेशा जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती है वो ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनवायरमेंट रिवर रिजर्वेशन से रिलेटेड। जल शक्ति मंत्रालय के किस राज्य की प्रसिद्ध मूसी नदी के पुनरुद्धार और प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं? यानी क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि मूसी नदी जो है वो किस राज्य की प्रसिद्ध नदी है। तो ये तेलंगाना की प्रसिद्ध नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर हैदराबाद से गुजरने वाली ऐतिहासिक मूसी नदी के सौंदर्यीकरण और प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नदी के कैचमेंट एरिया से गंदे पानी के बहाव को रोककर इसे फिर से स्वच्छ बनाना है। मूसी नदी बेसिन के विकास के लिए आधुनिक तकनीकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना की ऐतिहासिक राजधानी हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है, तो वो मूसी नदी जो कि तेलंगाना की प्रसिद्ध नदी है के तट पर बसा हुआ है। मूसी नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी कृष्णा नदी की एक मुख्य सहायक है, यानी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है मूसी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी से गिरती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का गठन भारत में जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए 2019 में किया गया था। भारत में नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य वैधानिक निकाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार का सबसे बड़ा नदी संरक्षण और शुद्धिकरण मिशन है। किसी भी नदी में पानी की शुद्धता मापने के लिए उसमें घुली ऑक्सीजन का स्तर देखा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों को मुख्य रूप से वर्षा पोषित नदियां कहा जाता है। हैदराबाद का प्रसिद्ध चार मीनार स्मारक भी मूसी नदी के पास ही स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत राज्य को पर्यावरण और जल स्रोत की रक्षा करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक से, और ये इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएसओ के सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत की रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4.45% हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की कीमतें में गिरने की नरमी के चलते जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई दर जो है वो 4.45% पर आ गई है। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक लक्ष्य यानी 4% 2% के दायरे के भीतर बनी हुई है। महंगाई कम होने से आम जनता को रोजमर्रा की चीजें में बड़ी राहत मिली है। एनएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का गठन जो है मोइली समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत आता है, जो सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन है। हमेशा याद रखना कि कौन सी समिति की सिफारिश के बाद इसका गठन हुआ है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर मोइली समिति की सिफारिश पे नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का गठन किया गया। खुदरा महंगाई दर की गणना मुख्य रूप से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। थोक महंगाई दर की गणना जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से की जाती है, जिसे वाणिज्यिक मंत्रालय जारी करता है। भारत में महंगाई को नियंत्रण करने की मुख्य कानूनी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पास है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का लक्ष्य खुदरा महंगाई यानी जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है उसको 4% पर बनाए रखना है। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे रोकने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांकन के आंकड़े हर महीने एनओसो द्वारा जारी किए जाते हैं। अर्थशास्त्र में स्टेफ्लेशन वह स्थिति होती है जहां पर उच्च महंगाई के साथ आर्थिक विकास दर धीमी पड़ जाती है। देश में जीडीपी और आर्थिक गणना का मुख्य कार्य भी एनएसओ द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पॉलिटी लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। वक्फ संशोधन बिल 2026 के मूल्यांकन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य शामिल है? तो यहाँ पर 31 सदस्य शामिल है। ऑप्शन भी करेक्ट है। संसद में पेश किए गए चर्चित वक्फ बिल 2026 के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच और समीक्षा करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद मिलकर देश भर से आए सुझावों का मूल्यांकन कर रहे हैं। जेपीसी भारतीय संसद की सबसे ताकतवर तदर्थ समितियों में से एक मानी जाती है।
जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त संसदीय समिति है। इसकी फुल फॉर्म है जेपीसी की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक तदर्थ यानी एडहॉक कमेटी है जिसे किसी खास बिल या मुद्दे की जांच के लिए अस्थायी रूप से बनाया जाता है। एडहॉक कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो कार्य पूर्ण होने के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात 2:1 होता है, यानी 21 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा, और कुल कितने होते हैं? 31। भारतीय संसद की दो सबसे प्रमुख वित्तीय स्थायी समिति है, एस्टिमेट कमेटी जो कि कंटिन्यू यानी परमानेंट है, और दूसरी है पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, ये भी क्या है? परमानेंट है। ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा, और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष पक्ष का जो नेता होता है वो होता है। इसके बाद प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें केवल 30 सदस्य होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं इसके अंदर वो लोकसभा से होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास है, जो कि अनुच्छेद 108 में दिया गया है। किसी भी साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होने के बाद राष्ट्रपति की अंतिम अनुमति यानी असेट चाहिए होती है। संविधान के अनुच्छेद 107 में संसद में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। संसद के सत्र आहूत करने, स्वशासन करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि अनुच्छेद 85 में है। भारतीय संसद की संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी, और ये अगेन रिवर से रिलेटेड है और रिवर पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। मानसूनी भारी बहाव के कारण चर्चा में रही सुबनसिरी नदी किस मुख्य नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? क्योंकि ये चर्चा में है मानसून की वजह से, और यहाँ पर मानसून फ्लो की वजह से चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी सहायक नदी है, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम जीके स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबनसरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। पूर्वोत्तर भारत में भारी मानसून बारिश के कारण, अगर आप देखेंगे अभी मानसून की वजह से जितनी भी ब्रह्मपुत्र की रिलेटेड ट्रिब्यूटरी है या फिर जो हमारी ईस्टर्न जितनी भी रिवर्स है वो काफी चर्चा में है, तो आप रिवर्स के बारे में जरूर इस बार टॉपिक कवर करना। ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में भारी मानसून बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी का जलस्तर खतरे की निशानी से ऊपर बह रहा है। इस नदी पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के चलते पर्यावरणीय और बाढ़ सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुबनसिरी नदी को इसकी तेज रफ्तार और भूख भरी बनावट के कारण गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है और यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दियांग कहा जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के बाद इसे आधिकारिक रूप से ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है, यानी इंडिया के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम रिवर का नाम बदलकर जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण असम में करती है, जो दुनिया का पहला नदी द्वीप जिला है, यानी एक ऐसा द्वीप जो नदी के अंदर बना है और उस पे लोग भी रहते हैं। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदी लोहित, मानस, तिस्ता, बराक और कामेल है। लोहित नदी को खून की नदी यानी ब्लडी रिवर भी कहा जाता है, जिसे देश का सबसे लंबा धोला सादिया पुल भूपेन हजारिका सेतु बना है। प्रायद्वीप नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां एसेंडेंट रिवर्स हैं, जो हिमालय के उठने से पहले से बह रही हैं, यानी बहुत ही पुरानी नदियां हैं ये। ठीक है। भारत में बाढ़ और जल प्रबंधन का शीर्ष तकनीकी संस्थान केंद्रीय जल आयोग है। असम में हर साल आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण भारी मानसून वर्षा और ब्रह्मपुत्र का उच्च तल छठ भार है। भारतीय नदी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र नदी जल निकाय की मात्रा के मामले में भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो अगेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये एग्रीकल्चर का पार्ट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के मसालों के वैश्विक निर्यातों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मसालों के वैश्विक निर्यात में हमारा आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योगों मंत्रालय द्वारा जारी ताजा कृषि निर्यात आंकड़ों के अनुसार भारत से मसालों के कुल वैश्विक निर्यात में आंध्र प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर बना हुआ है। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के उत्पादन में इस राज्य के किसानों की आधुनिक कृषि तकनीकों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। भारत को पारंपरिक रूप से मसालों का कटोरा कहा जाता है और दुनिया के सबसे बड़े मसाले निर्यातक देशों
में भारत टॉप पर है। मसालों के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइस राजस्थान के अजमेर में स्थित है। पारंपरिक रूप से केरल को मसालों की भूमि कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन और निर्यात में आंध्र प्रदेश विशेषकर लाल मिर्च के लिए अग्रणी है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य मुख्यालय जो है वो कोची केरल में स्थित है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APADA यानी एपीडा जो है भारत से कृषि उत्पादकों के निर्यातों को बढ़ावा देता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1986 में की गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय है, जो कि पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से। भारत में मसालों की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है, अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिकल, ठीक है। इसके बाद जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी विशेष क्षेत्र के अनूठे कृषि या हस्तशिल्प उत्पादक को उसकी पहचान देने के लिए दिया जाता है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में से माना जाता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकों के निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई योजना चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वन्यजीव संस्थान ने किस राज्य के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदान में बारहसिंगा को फिर से बसाने की रिपोर्ट तैयार की है? तो उन्होंने बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदानों में बारहसिंगा को फिर से बसाने की रिपोर्ट की है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्था ने बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक तंत्र में बारहसिंगा को फिर से वापस लाने के लिए अपनी अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट मंजूर कर ली है। इस वन्यजीव पुनर्वास योजना से पार्क के घास के मैदान की जैव विविधता और मजबूत होगी। बारहसिंगा उत्तर भारत के नम घास के मैदान का एक प्रमुख शाकाहारी स्तनधारी जीव है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो नेपाल की सीमा के पास गंडक नदी के तट पर स्थित है। WII की फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है, जो मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। भारत में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में असम का काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क तथा मध्य प्रदेश का पन्ना आदि शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान में इंसानों की मानवीय गतिविधियां, पशुओं की चराई और निजी अधिकारों की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। वहीं पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान दोनों को घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है, जहां बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का मूल्य कर्तव्य है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड है। आदिवासी इतिहास को दर्शाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा संथाल हुल आर्किवल एग्जीबिशन किस शहर में शुरू की गई थी? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी न्यू दिल्ली बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके ऐतिहासिक संघर्ष को देश के सामने लाने के लिए नई दिल्ली में संथाल हुल अकाई प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया था। इस प्रदर्शनी में 1855 से 1856 के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों, चित्रों और ब्रिटिश कालीन गजट को प्रदर्शित किया गया। यह आयोजन देश की स्वतंत्रता में जनजाति नायकों के योगदान को याद करने के लिए किया जा रहा है। ऐतिहासिक संथाल विद्रोह अंग्रेज और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ 1855 से 56 में वर्तमान झारखंड और बंगाल के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। संथाल हुल के महानायक और नेतृत्वकर्ता सिंधु कान्हा मुर्मू भाई थे।
हुल शब्द का संताली भाषा में अर्थ होता है क्रांति या विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। झारखंड राज्य गठन औपचारिक रूप से 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य को विभाजित करके किया गया था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची देश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ब्रिटिश भारत में आदिवासियों द्वारा किया गया मुंडा विद्रोह भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 900 में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से जुड़ा था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो बैंक से रिलेटेड है, यानी बैंकिंग और फाइन टैक्स से रिलेटेड। डिजिटल भुगतान में वित्तीय धोखाधड़ी की रोकने के लिए आरबीआई ने किस बैंकिंग मैकेनिज्म को अनिवार्य किया था? तो आरबीआई ने बैंक प्रमोटेड स्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म को यहाँ पर अनिवार्य किया था। इसको समझेंगे हम, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए,